हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एडीओ की परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए पंचायती राज के एक महत्वपूर्ण चैप्टर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का महत्व और विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। चर्चा भी करेंगे, शॉर्टकट भी देखेंगे, कैसे उसको लंबे समय तक याद रखे। इससे पहले अगर मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो नए हैं, जो मेरे अन्य वीडियो को देखना चाहते हैं, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, जिसमें एडीओ वाला प्लेलिस्ट मेरे चैनल में मिलेगा। उसको आप दबा के सारे वीडियो को कम से कम पूरे आपके इस परीक्षा से संबंधित 20-22 जो वीडियो है उसको आप देख सकेंगे। पंचायती राज का महत्व और इतिहास को पहले ही बताया जा चुका है, जिसको आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट के द्वारा। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और हम लोग उठाते हैं इसके महत्व और विशेषताओं पर। तो सबसे पहले देख लेते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992 के बारे में। तो गाडगिल समिति की सिफारिश के आधार पर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पास किया गया था। क्वेश्चन बन सकता है कौन सी समिति के द्वारा? तो गाडगिल समिति के द्वारा। इस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 जोड़ा गया। संविधान में टोटल 22 भाग है, जिसमें 9वें भाग में जोड़ा गया, जिसमें शीर्षक पंचायत रखा गया। और अनुच्छेद की बात किया जाए, आर्टिकल्स की बात किया जाए, तो 243 में इस आर्टिकल का व्याख्यान किया गया है। 243 में 243 ए बी सी करके याद करेंगे तो ओ तक, 243 से लेकर 243 ओ तक ये पूरा प्रावधान करता है। ऐसे भी देखोगे, अगर अनुच्छेद याद करना है 2 3 4, देखो 2 3 4 ऐसे भी याद कर सको। तो टोटल जोड़कर 4 3 7 7 2 9, ये देखो भाग 9 और इसका जोड़ भी 9 आता है, ये याद रखेंगे। संविधान की 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों का कार्य तो 29 मद रखे गए, माने 29 विषय। क्वेश्चन बन सकता है कितने विषय है? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। टोटल भी 12 अनुसूची है, जिसमें 11वीं अनुसूची जोड़कर टोटल जो विषय है इसके पंचायतों को 29 विषय, ये भी याद रखेंगे। इसमें भी लास्ट में 9 आता है, 9 करोड़ ज्यादा है। यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है तथा इस अधिनियम में संविधान के अनुच्छेद 40 का व्यावहारिक रूप दिया गया। यद्यपि नीति निर्देशक सिद्धांत जो 40 में कहा गया था कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वह यहां पर पंचायती राज की स्थापना करे, ये कर्तव्य बताया गया था, बाध्यकारी नहीं था। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा इसको व्यावहारिक रूप देने का प्रयास किया गया है। यहां पर अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो 73वां संविधान संशोधन विधेयक भारत गणराज्य के 43वें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। मतलब जब आजादी के बाद कितने वर्ष बाद? 43वें वर्ष बाद में, यहाँ 43वें वर्ष में यहाँ पर अधिनियमित किया गया। लोकसभा द्वारा पारित किया गया 22 दिसंबर 1992 को, राज्यसभा द्वारा पारित किया गया 23 दिसंबर 1992 को, राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित हुआ 20 अप्रैल 1993 को, अधिनियम लागू एवं प्रभावी हुआ 24 अप्रैल 1993 को। अगर इनके डेट को थोड़ा सा नजर किया जाए तो देखा जाए तो याद रखेंगे 1992 के दिसंबर, 22 दिसंबर, अब देखो 22 23 24, ये याद रखेंगे 22 23 24। यहां पर देखो दिसंबर 1992 का लास्ट महीना है, 22वां महीना है, लोकसभा में पास हुआ। 22 के बाद 23वां जो डेट है उसमें दिसंबर में 1992 को ये राज्यसभा में पारित हो गया। अब साल खत्म हो गए होंगे और इसके बाद 93 लग गया, तो अप्रैल 4 महीने बाद, मैंने बोला जाए तो चौथे महीने में 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित हुआ, हस्ताक्षर हुआ और 24 अप्रैल को यह प्रभावी हो गया अधिनियम। तो ये याद रखना 22 23 24, 20 22 23 24, ये डेट याद रखना। 92 और 93, अप्रैल का महीना और दिसंबर का महीना, ये काम का हो सकता है, आपको याद रखना चाहिए। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय पीवी नरसिम्हा राव जी थे। और पंचायती राज दिवस इसीलिए हम लोग मनाते हैं 24 अप्रैल को। अब पंचायतों से संबंधित कुछ अनुच्छेद की बात कर लिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। एक दृष्टि में हमको देखना है 243 में परिभाषा दिया, 243 ए में ग्राम सभा। मैं आपसे बोलूंगा क ख ग घ याद ना करके ए बी सी डी याद करिए, ज्यादा जल्दी लंबे समय तक याद रहेगा इस सब चीज को। तो 243 में परिभाषा, 243 ए में ग्राम सभा, 243 बी में पंचायतों गठन, 243 डी में पंचायतों की संरचना, 243 डी में स्थानों का आरक्षण, 243 ई में पंचायतों की अवधि और 243 एफ में सदस्यता के लिए निर्भरताएं, 243 जी में पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व, 243 एच में पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां, 243 आई में वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन, 243 जे में पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा, 243 के में पंचायतों के लिए निर्वाचन,
243L में संघ राज्य क्षेत्र में लागू होना, 243M में इस भाग का कतिपय क्षेत्रों पर लागू न होना, 243N में विद्यमान विधियों और पंचायतों को बने रहना और 243O में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायपालिका का हस्तक्षेप का वर्ग। अब ये सारे चीज को याद कैसे करें, देखो ऐसे याद कर सकते हो, शॉर्टकट में बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो 243 में परिभाषा तो ऐसे ही याद हो जाएगा, मैं शुरुआत किसी भी चीज का शुरुआत परिभाषा से याद होती है। तो परिभाषा 243 माने ये बात 2 3 4 2 3 4 याद रखा, परिभाषा याद रखोगे। अब आएगा 243A, ए माने ग्राम सभा, ग्राम सभा माने असेंबली, ए से असेंबली तो याद हो जाएगा, ए बोले तो ग्राम सभा असेंबली। बी, बी माने पंचायतों गठन, बी माने बोला था विर्ड, विर्ड माने होता है गठन, तो बी आ जाएगा पंचायतों का गठन। सी माने होगा कंस्ट्रक्शंस माने संरचना, यहां पर स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शंस है ना, तो सी से याद करो। डी से अपन ऐसे याद कर सकते डायरेक्शन, मतलब ये कुर्सी भैया मेरी है, आरक्षण माने ये सीट मेरी है, ऐसे करके मैं सीधा बोलूं तो ये हो जाए डायरेक्शन दिखाऊं तो ये होगा आरक्षण हो जाएगा। ई से हो जाएगा पंचायतों की अवधि, अवधि को देखो हम एज से, वैसे एज का स्पेलिंग जो ए से स्टार्ट होता है, लेकिन हम ई मान के एज प्रोनाउंस करेंगे तो ऐसे ही होता है, जैसा लगता है एज ई से हो स्टार्ट हो रहा है, तो ई माने एज करके याद कर लेना, पंचायतों की अवधि। एफ माने सदस्यता के लिए निर्हरताएं, माने एफ माने फेल, फेल हो गया निर्हरताएं। जी माने देखो पंचायत की शक्ति प्राधिकार उत्तरदायित्व, या तो शुरुआत में जब वो वोट मांगने आते हैं पंचायत वो तो आपका जी हजूरी करते हैं, बाद में आपको जी हजूरी करना पड़ेगा, तो जी से याद करना, जी हजूरी करना माने शक्तियां प्राधिकार उत्तरदायित्व, उनके पास पूरी शक्तियां हैं ना भैया पंचायतों के पास, तो आपको तो जी हजूरी करना ही पड़ेगा। एच माने पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां, देखो एच जो है, देखो निधियां माने जो पैसा कौड़ी कहां रखोगे, अलमारी में रखोगे ना, और एच का आकार जैसे अलमारी का ताक होता उसी टाइप का है, बस ऐसे अलमारी से याद कर लेना। आई माने वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन, आई माने इनकम है ना, यहाँ पर वित्त, इनकम माने वित्त, ऐसे करके याद करना। जे माने पंचायत लेखाओं का समपरीक्षा माने जांच, जे से जांच, जजमेंट तो जांच याद कर लेना। के से पंचायतों के निर्वाचन चुनाव, जब निर्वाचन होगा चुनाव होगा तो के से कोलाहल, बहुत हल्ला होता भैया जिंदाबाद मुर्दाबाद करके, तो कोलाहल करके याद, के से कोलाहल बहुत ज्यादा हल्ला होगा, ठीक है, तो कोलाहल होगा, तो पंचायतों के लिए निर्वाचन। एल से संघ राज्य क्षेत्र में लागू होने की बात करता लंगड़ा राज्य, एल माने केंद्र शासित प्रदेश माने लंगड़ा राज्य, ऐसे करके याद करो। एम माने इस भाग का कतिपय क्षेत्रफल लागू ना होना, और याद रहना चाहिए कि ये नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में लागू नहीं है, पंचायती राज अधिनियम नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में लागू नहीं है। तो एम, मिजोरम भी एम से स्टार्ट होता, मेघालय भी एम से स्टार्ट होता, नागालैंड बस छोड़ के ना, तो मेघालय मिजोरम एम से, तो एम आएगा, तो इस भाग का कतिपय क्षेत्रफल लागू ना होना, अर्थात नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में लागू नहीं होगा। अब एन, विद्यमान विधियों और पंचायतों को बने रहना देना, एन से ना मत कहना, माने इसको बने रहने देना, ऐसे याद करो। अब ओ आएगा, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप का वर्जन, माने सीधा सीधा जीरो, माने न्यायालय में नहीं जाएगा, बिना जीरो हो जाएगा, वैसे भी आपको जीरो दिख रहा है यहाँ पर ना, ओ माने जीरो टाइप दिख रहा है, तो ये आसानी से ये 2 मिनट में आप याद करो, ये सब पंचायतों का अनुच्छेद का। इसके बाद आप आता है अपन डिटेल में देखने की कोशिश करें थोड़ा बहुत, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके तहत पंचायतों के लिए 29 विषय सूची व्यवस्था की गई। अब ये इसमें हल्के से मत लेना, इस 29 विषय को थोड़ा सा देख लो, कभी कभी इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब इनमें से देखोगे 11वीं अनुसूची में जो शामिल विषय है, कृषि विस्तार शामिल है, भूमि विकास, भूमि सुधार, कार्यान्वयन, चकबंदी, भूमि का संरक्षण। अब ये चकबंदी क्या होता है, तो चकबंदी याद रखना, मान लीजिए किसी किसान का यहां पर ए नंबर का एक खेत यहां पर है और 1 नंबर का ए, और यहीं पर एक दूसरे किसान का बी नंबर का खेत है, यहां पर समझ लीजिए चकबंदी को। और दूसरे जगह ऐसे ही सेम इन लोग का यहां पर ए का खेत है और यहां पर है बी का खेत है। अब सवाल ही होता है कि यहां पर मैं अगर मैं टुल्लू पंप लगाऊं तो ये वाला ये खेत मेरा यहां पर है, एक खेत यहां हो जा रहा है, और बी वाला भी अगर यहां पर टुल्लू पंप लगाता तो यहां पर एक खेत है तो यहां पर एक खेत हो जाता है। यार इन दोनों के एक्सचेंज करवा देते हैं, माने ए और ए को बी वाला जो है इसको ए वाला अपना खेत दे दे, बी वाला खेत दो, और बी को ए वाला अपना खेत दे दे, दोनों एक्सचेंज कर लेंगे तो इसमें दोनों को सुविधा होगा, फसल का भी उत्पादन ज्यादा होगा, इसी को कहते हैं चकबंदी।
तो दूसरे में अपन देखेंगे कि चकबंदी और भूमि संरक्षण है, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल विभाजक क्षेत्र का विकास है, पशुपालन, डेयरी उद्योग, कुक्कुट पालन है, मुर्गी पालन, मत्स्य उद्योग है, सामाजिक वानिकी, फार्म वानिकी है, लघु वन उपज है, लघु उद्योग जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी शामिल है, खाद्य ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग है, ग्रामीण आवासन है, पेयजल है, ईंधन और चारा है, सड़क, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग, अन्य संचार साधन है, ग्रामीण विद्युतीकरण जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण शामिल है, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, याद रखना पारंपरिक नहीं है, इसमें केवल अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, मतलब सीधा सीधा मैं बायोगैस इस प्रकार का ऊर्जा स्रोत की बात कर रहा है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, शिक्षा जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय, क्वेश्चन बन चुका है इसमें, शिक्षा जिसमें जिसके अंदर प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय शामिल है, इसमें उच्च शिक्षा शामिल नहीं है, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय याद रखेंगे, यहाँ कॉलेज वाले शामिल नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बनाया जा चुका है। तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा है, पूर्ण और अनौपचारिक शिक्षा है, यहाँ पर पुस्तकालय है, सांस्कृतिक क्रियाकलाप है, बाजार और मेले है, स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, औषधालय, परिवार कल्याण है, महिला बाल विकास है, समाज कल्याण, दिव्यांग मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के कल्याण के लिए, दुर्बल वर्गों तथा विशिष्टता, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है और सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण। ये सब 29 विषय इसमें शामिल है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, इसमें से एक आध विषय जैसे एक बार पूछा, 2-3 बार पूछा जा चुका है, शिक्षक अंतर्गत कॉलेज वाले शामिल कर दिए, मतलब इनमें से कौन सा नहीं है करके क्वेश्चन पूछेगा और कुछ ऐसे विषय को शामिल कर देगा जो इसमें नहीं है। इस चीज को बस ध्यान रखना है, इसलिए 29 को विषय को ध्यान से आपको पढ़ना है, भले आपको कितना भी सरल लगे। थोड़ा डिटेल में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल्स को। तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद को परिभाषित किया गया है। 243 के ए में असेंबली के मैं याद करवाया था। इस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी जो राज्य विशेष के विधानमंडल द्वारा दिए गए अधिकारों को उपयोग और निर्धारित कर्तव्यों का पालन ग्राम स्तर पर होगा। माने किशोर विधानमंडल द्वारा, विधानमंडल जो उसको अधिकार देती है उसका उपयोग असेंबली करेगा। अनुच्छेद 243 खा बी मैंने बिल्ड से याद करवाया था। अनुच्छेद 243 खा में पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। जिस राज्य में कुल जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जाएगा। अर्थात ये कहता है जहां पर 20 लाख से ज्यादा है वहां पर ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद होगी, माने त्रिस्तरीय पंचायत स्तर लागू होगी। लेकिन जहां की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां पर यह मध्यवर्ती माने ब्लॉक स्तर पंचायत समिति लागू नहीं होगी, अर्थात वहां पर ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और जिला स्तर पर केवल जिला परिषद होगा। ये याद रखना, 20 लाख से ऊपर हुआ तो क्या होगा, 20 लाख से नीचे हुआ तो कौन सा होगा, तो 2 स्तरीय लागू होगी। 243 ग सी में बात किया, कंस्ट्रक्शन की बात किया था। 243 ग में अनुच्छेद 243 ग में पंचायतों का संरचना का प्रावधान है। राज्य विधानमंडलों को विधि द्वारा पंचायतों का संरचना के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है, लेकिन किसी भी स्तर पर पंचायत के राज्य की जनसंख्या और निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाली स्थानों में संख्या के मध्य अनुपात राज्य में यथासंभव एक ही रहेगी। मतलब ये तो है कि विधानसभा, याद रखना, विधानसभा प्रत्येक जो पंचायती राज प्रत्येक भारत के प्रत्येक राज्यों में एक समान नहीं है। विधानसभा उसमें नियम कानून बना सकती है, लेकिन उसको हमेशा याद रखना होगा जनसंख्या के अनुपात में वो नियम कानून बनाएगी। पंचायतों के सभी स्थान पंचायत राज के क्षेत्र में राज्य निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए लोगों से भरे जाएंगे। माने सरपंच और पंचों का चुनाव प्रत्यक्ष होगा, अर्थात प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और आवंटित संख्या के अनुपात में ही होगा। अनुच्छेद 243 घ या डी कहता है, मैंने डायरेक्शंस के द्वारा, ये सीट मेरा है भैया, ये डायरेक्शन के द्वारा याद करना, आरक्षण की बात करवा रहा है। तो इस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग के साथ साथ महिलाओं के लिए आरक्षण का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए पदों का आरक्षण कुल जनसंख्या के, उनकी जनसंख्या के अनुपात पर निर्भर करेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। पिछड़े वर्गों का आरक्षण का फैसला राज्य विधानमंडल स्वविवेक, माने कितना परसेंट देगी पिछड़े वर्गों को फिक्स नहीं है, ये स्वविवेक पर दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती, ये राज्य विधानमंडल का, ये भी क्वेश्चन बन सकेगा। यहाँ पर महिलाओं के लिए प्रत्येक पंचायत में कम से कम 1/3 स्थान आरक्षित किए गए।
हमारे छत्तीसगढ़ में तो 50% कर दिया गया। राज्य विधानमंडल चाहे तो इस संख्या को बढ़ा सकती है, लेकिन कम नहीं कर सकती। माने कम नहीं होगा, बढ़ा सकती, इसलिए हमारा छत्तीसगढ़ बढ़ा दिया है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों में से कम 1/3 स्थान वर्ग उसी महिलाओं के द्वारा आरक्षित होंगे। मान लिया जाए, बोला जाए 10 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, तो 1/3 माने 3 सीट तो मान के चलिए महिलाओं के लिए आरक्षित होगा 10 में से। यहाँ पर यह कहना चाहता है, इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि किसी पंचायत में कुल सदस्य संख्या कम से कम 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। यह आरक्षण व्यवस्था विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चक्रानुसार बारी बारी से निर्धारित किया जा सकता है। वर्तमान में आरक्षण कई राज्यों में 50% तक कर दिया गया, अर्थात उस राज्य में प्रत्येक दूसरी सीट महिलाओं के लिए क्या होगी, आरक्षित होगी। अनुच्छेद 243 ई के द्वारा देखो, ई के द्वारा इस अनुच्छेद में पंचायतों का कार्यकाल हम जानते हैं 5 साल होता है। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। पंचायत रिक्त होने पर 6 माह के अंदर चुनाव कराने का प्रावधान, ये तो सभी जगह बोला गया। कोई भी स्थान 6 महीने से ज्यादा कोई भी सीट रिक्त नहीं रह सकता, आपको चुनाव कराना ही पड़ेगा। अनुच्छेद 243 च या एफ की बात किया जाए तो यहाँ पर नियोग्यताएं बताया था फेल। इस अनुच्छेद में पंचायत सदस्य के योग्यताओं के बारे में वर्णन किया गया। पंचायत जनप्रतिनिधि बनने के लिए प्रत्याशी की आयु 21 वर्ष होना आवश्यक है। पंचायत चुनाव में 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सभी लोग चुनाव में हिस्सा ले सकेंगे। अनुच्छेद 243 जी की बात किया तो हम जाते जी हजूरी करना से याद करवाया था। मैंने शक्ति है पंचायतों के शक्ति प्राधिकार उत्तरदायित्व इस संविधान को उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन के संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक समझे। अनुच्छेद 243 एच माने वित्त से संबंधित, मैंने बताया था पैसा सा कहां रखेगा, टैक्स यहाँ पर एच अलमारी टाइप दिखता है, ताक टाइप। पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और पंचायतों की नीतियां, यहाँ पर राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को कर अधिरोपित करने की शक्ति प्रदान कर सके। कौन करेगा, तो राज्य विधानमंडल, ये भी याद रखना। अनुच्छेद 243 आई की बात किया जाए तो इनकम से बात किया था, वित्त आयोग की बात किया था। इस अनुच्छेद में वित्तीय स्थिति पुनर्वलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। राज्य के राज्यपाल पंचायत अधिनियम 1992 के तहत प्रत्येक 5वें वर्ष समाप्ति में राज्य का वित्त आयोग गठन करने का प्रावधान है। माने कौन करेगा, ये क्वेश्चन बन सकेगा, राज्य का राज्यपाल करेगा वित्त आयोग का गठन ना। वित्तीय स्थिति का केंद्र की बात नहीं कर रहे, ये पंचायत राज्यों की बात हो रही है। केंद्र में तो फिर राष्ट्रपति करता है, यहाँ पर करेगा। पंचायतों को सुदृढ़ वित्त के हित में राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग का निर्दिष्ट किए गए किसी अन्य विषय के बारे में राज्यपाल को सिफारिश करेगा। अनुच्छेद 243 जे की बात किया जाए तो मैंने जांच की बात किया था। इस अनुच्छेद पंचायतों के लिए ऑडिट की व्यवस्था की गई है। किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों द्वारा लेखे रखे जाने और उस लेखाओं की संपरीक्षा करने के बारे में लागू कर सकता है। 243 के मैंने कहा था चुनाव के बारे में बताया था, कोलाहल बताया था, बहुत हल्ला होता है चुनाव के समय। इस अनुच्छेद के अनुसार पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और उन सभी चुनाव संचालन, देखभाल, निर्देशन और नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग निहित होगा। माने 243 के तहत, जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा और राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। यहाँ पर जो राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। 243 एल की बात किया जाए, ठा की बात किया तो लंगड़ा राज्य से याद करवाया था। इस अनुच्छेद के अनुसार पंचायत में भारत के राज्यों और संघ शासित क्षेत्र में लागू होने से संबंधित है। कौन से संघ शासित क्षेत्र में होंगे और कौन से क्षेत्र में नहीं होंगे, इससे संबंधित एल याद रखना, लंगड़ा राज्य अर्थात केंद्र शासित प्रदेश से याद रखना। जहां तक एम की बात किया गया, मैंने कहा था कुछ राज्यों में लागू नहीं है। यहाँ पर इस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में संवर्धन के लिए व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 244 के खंड 1 में निहित अनुसूचित क्षेत्रों और खंड 2 में निहित जनजाति क्षेत्रों का लागू नहीं होगी। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। कौन से राज्यों में लागू नहीं है, तो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में लागू नहीं है। मणिपुर राज्य ऐसा पर्वतीय क्षेत्र जिनके लिए जिला परिषद विद्यमान है। माने केवल जिला परिषद कहां पर विद्यमान है, तो मणिपुर में राज्य में स्थित है, याद रखना। अनुच्छेद 243 एन की बात कर लिया जाए, लास्ट यहाँ पर एन के इस अनुच्छेद के अनुसार पंचायत अधिनियम 1992 के प्रारंभ के ठीक विद्यमान सभी पंचायत यदि उस राज्य की विधानसभा द्वारा या ऐसे राज्य की दशा में जिसमें विधान परिषद है, उस राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन द्वारा पारित इस आशय के संकल्प द्वारा पहले से विघटित नहीं कर दी जाती है, अपनी अवधि की समाप्ति तक बनी रहेगी। माने यहाँ पर जब ये लागू हो रहा था
जब ये विधि लागू हो रहा था, उससे पहले किसी राज्य में अगर पंचायती राज चल रहा है, उसको चलने दिया जाएगा जब तक कि उसका पूरा वर्ष कंप्लीट नहीं हो जाता। तो अभी तो सब कंप्लीट हो गया होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। यह पंचायती राज को बहुत साल हो गए यहाँ पर, तो ये इसका अब महत्व तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ लेना चाहिए। अनुच्छेद 243 ओ की बात कर ली जाए, लास्ट की बात किया जाए, तो यहां पर साफ बता दिया कि इस अनुच्छेद निर्वाचन संबंधी माने जो चुनाव से संबंधित मामलों का न्यायालय में हस्तक्षेप का उल्लेख माने यहां पर जो चुनाव होगा उसमें हस्तक्षेप न्यायालय में आप नहीं ले जा सकते। माने जो भी प्रत्याशी होता है, कोई नाखुश हो गया तो सीधा सुप्रीम कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट नहीं जा सकता। इस समय अनुच्छेद 243 के अधीन बनाई गई या बनाई गई किसी ऐसे कानून की मान्यता जो निर्वाचन क्षेत्र में परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के स्थानों का आवंटन संबंधित है, किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किए जा सकेंगे, साफ कह दिया गया। किसी पंचायत के लिए कोई निर्वाचन ऐसे निर्वाचन अर्जी पर ही प्रश्नगत किए जाएंगे जो ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की गई है जिसका किसी राज्य में विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन लागू किया जाए, अन्यथा नहीं किया जा सकेगा। माने इससे संबंधित कोई विवाद होगा तो कुछ अगर बताया गया होगा भाई इस अधिकारी को आप अर्जी दो, तो जो विधानसभा द्वारा जो रीति बताई गई है उसी रीति से लागू होगा, अन्यथा नहीं, यह न्यायालय का प्रश्नगत नहीं होंगे, ये कहा गया है। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।